आज हम आप लोगों के कक्षा 11 के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। पाठ्यक्रम ये है कि आप लोगों का 100 नंबर का पेपर होना है, जिसमें 20 नंबर के आपका प्रोजेक्ट वर्क है, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th में आप लोगों ने किया है, और असाइनमेंट है, और 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। 80 नंबर के प्रश्न पत्र में 40 नंबर का हिंदी व्याकरण है और 40 नंबर का आपका हिंदी साहित्य है। तो 40 नंबर हिंदी व्याकरण में आपका निबंध है और जो है आपका अपठित गद्यांश है, दोनों 15-15 नंबर का है, और 10 अंक का आपका 5 नंबर का जो व्याकरण रहेगा, व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे, जिसमें कि आपका 5 नंबर का शुद्ध वाक्य और 5 नंबर का मुहावरे व लोकोक्तियाँ का वाक्य प्रयोग करना है। ये तो हिंदी व्याकरण का आपका प्रश्न का पत्र का प्रारूप है। और अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में भी आपकी इस बार 3 किताबें हैं। हाई स्कूल में आप लोग 2 किताब पढ़ रहे थे, इस बार आपको 3 किताब पढ़नी है। तो वो 3 किताबें कौन कौन सी हैं? पहली है गद्य संकलन, दूसरी काव्य मंजरी और तीसरी आषाढ़ का एक दिन। गद्य संकलन में छोटी छोटी कहानियाँ उसी तरह हैं जैसा कि साहित्य सागर में आपने पढ़ा था, और काव्य मंजरी में भी आपका पद्य है, जिसमें विभिन्न कवियों के दोहे हैं, कविता हैं, जिसका के बारे में आपको पढ़ना है। और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का एक नाटक है, जिसके बारे में आप पढ़ना है। तो यानी कि आपको कक्षा 11 में अब 3 किताबें पढ़नी हैं। जहां आप लोग कक्षा 10 में 2 किताबों से 4 प्रश्नों का उत्तर देते थे, वहीं इस बार आप 3 किताबों से 4 प्रश्नों का उत्तर देंगे। हर किताब में से आपके 3-3 प्रश्न रहेंगे, मतलब कुल मिलाकर 9 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। हर किताब से एक प्रश्न करना अनिवार्य है, और एक प्रश्न आपकी चॉइस है कि आप उन्हीं तीनों में से जो करना चाहें, तीनों किताबों में से कोई एक प्रश्न करें। अब प्रश्न का प्रारूप क्या है? एक एक प्रश्न तो तीनों किताब से आपके उसी तरह आएंगे जैसा कि कक्षा 10 में आता था, गद्यांश पर आधारित। और बाकी 2-2 प्रश्न जो हर किताब से आपके आएंगे वो विस्तृत प्रश्न रहेंगे। कोई एक प्रश्न दे दिया, जैसे शीर्षक की सार्थकता पूछ लिया, या जो है किसी पात्र का चरित्र चित्रण पूछ लिया, या कोई कहानी की कोई पंक्ति देकर उस पर आपके विचार पूछ लिए, जिस पर आपको विस्तृत व्याख्या करनी होगी। जैसा कि अभी हमने आप लोगों को पुत्र प्रेम कहानी के बारे में बताया है, जिसमें कहानी का सारांश है, उद्देश्य है, शीर्षक की सार्थकता है, इसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब इसी विषय जैसे अब प्रश्न अगर आएगा तो किस तरह का प्रश्न आएगा? गद्यांश पे आधारित प्रश्न आएगा तो उस पर तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कक्षा 10 में आप लोग उस तरह का करके आए हैं, कर चुके हैं। बस ये है कि थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा लिखना होगा। वहाँ पर जैसे कीवर्ड होते थे, यहाँ पर कीवर्ड नहीं है। आपको अपने उत्तर की अच्छे से व्याख्या करनी है, जो भी पूछा जाए उसका अच्छे से आपको जवाब देना है। अब करें हम विस्तृत प्रश्न की बात। विस्तृत प्रश्न में जैसे कि अब पुत्र प्रेम कहानी में ही आपका विस्तृत प्रश्न है, तो कैसे क्या बन सकता है? जैसे कि पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि पुत्र प्रेम कहानी एक हृदयहीन पिता की कहानी है। जैसा कि आप लोग कहानी की सारांश से जान ही चुके हैं कि किस तरह से चैतन्य दास अपने जो है धन के लोभ के कारण, अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान के कारण किसी भी जो है फ़ायदे के बिना कहीं भी अपने धन का सदुपयोग वो नहीं करता है, और इसी वजह से अपने होनहार पुत्र प्रभुदास को वो खो देता है। चाहता तो उसके लिए पैसा वो खर्च करता, 3000 रुपये का वो जुआ खेलता, हो सकता है कि वो ठीक होकर आ जाता, लेकिन उसको ये लगा कि जब डॉक्टर ने ये बता दिया कि कोई उम्मीद नहीं है, तो वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक भी हो जाए और नहीं भी हो सकता। परिणाम में उन्होंने संदेह व्यक्त कर दिया, तो उसके लिए वह तुरंत उसको जो है ये लगा कि नहीं, इसके लिए हमें जो है पैसा इस पे खर्च करना हमारे अर्थशास्त्र के ज्ञान के खिलाफ है। तो इस तरह से जब अगर इसका उत्तर हमको लिखना होगा तो ये सारी घटनाएं हैं, शुरू से लेकर अंत तक लिखेंगे, और अंत में हम यह सिद्ध करेंगे अपने विचारों से कि कैसे आपको पता चला कि
जो है चैतन्य दास एक हृदयहीन पिता है। तो जाहिर सी बात है कि समझ में आ ही गया है कि कैसे उसने पुत्र मोह के को से ज़्यादा बढ़कर अपने पैसे के मोह को दिया। तो उन सब की आप व्याख्या करेंगे। या दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि एक सेंटेंस दिया वाक्य दिया गया कि धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो हम देखते हैं कि इस कथन का जिक्र कहाँ आया है, कहानी के अंत में आया है, जबकि जो वह युवक है चैतन्य दास से मणिकर्णिका घाट पर मिलता है और वह भी अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए वहाँ आया रहता है। और जब उसको से मुलाकात होती है और वो अब सारा बताता है कि किस तरह से उसने जो है अपने पिता को बचाने के लिए कहीं की कोई कमी नहीं रखी, अपनी ज़मीन जायदाद सब उसने जो है बेच दी। और अभी भी उसको लगता था अंत में कि कोई जो है मेरा सब कुछ ले ले लेकिन मेरे बाबा से एक बोल बुलवा दे। तो यहाँ के सीधे से सब स्पष्ट हो जाता है कि उसने जो है धन से ज़्यादा अपने पिता की जान को महत्व दिया। और एक वाक्य वो ये भी कहता है कि अगर कहीं उसके पिता को वह ना कुछ भी ना करता, आज ये है कि उसके पिता ये सोच तो रहे हैं, जान तो रहे हैं जहाँ भी हैं, उनको ये तो है कि उनके पुत्र ने उनको बचाने के लिए हर प्रयास किया, अगर वह कुछ ना करता तो वह अपना मुंह किसको दिखाता, रोए ना उससे चुकता। तो ये है कि यहाँ मतलब सीधे से बाहर सी बात है कि उसने धन से ज़्यादा अपनी जान को जो पिता की जान को महत्व दिया और उससे भी ज़्यादा अपने ईमान को, कि हमारी आत्मा हमारा ईमान मुझे जो है शर्मिंदा करेगा, मुझे बाद में इस चीज़ के लिए धिक्कारेगा, जैसा कि चैतन्य दास को भी अंत में अपनी गलती का जो है पछतावा होता है। तो इसका भी अगर उत्तर लिखना है तो ये नहीं है कि सीधे से आपने यही लिखना शुरू कर दिया कि वह युवक मिला और वो मिला। आपको पहले ये बताना पड़ेगा चैतन्य दास के बारे में कि कैसे वो वहाँ पर उससे मुलाकात हुई, चैतन्य दास कौन था, कैसे उसका पूरा वो था, वो बताएंगे। उसके बाद तब वहाँ से लेकर जब वो मणिकर्णिका घाट पर उस युवक से मुलाकात होती है तो किस तरह से वह उसको जो है बोलता है और इस वाक्य का प्रयोग करता है, तब वो उस तरह से लिखेंगे। तो इसी तरह के और भी प्रश्न हैं जो कि आपको आपकी कक्षा की जो वर्कशीट है कक्षा में उसमें आप लोगों को बताया जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भी काम है वो आपको लिखना आपका अनिवार्य है, क्योंकि इस बार आप लोगों का 20 नंबर का जो असाइनमेंट है वह इसी सब पे रहेगा। सबको अच्छी तरह से मालूम है कि इस समय की जो स्थितियाँ चल रही हैं, जाहिर सी बात है कि लग नहीं रहा है कि हमारी और आप लोगों की मुलाकात बहुत जल्द क्लासरूम में जो है जल्दी हो पाएगी, है। लेकिन पता नहीं ईश्वर कब सारी स्थितियों को ठीक करेंगे और हम लोगों का स्कूल फिर से सभी का खुलेगा, हम लोगों की मुलाकात होगी। तो इसलिए कोई भी काम टालना नहीं है, जैसे जैसे काम दिया जाएगा उसको उसी तरह करना है, पूरा करके रखना है, जिससे कि आप लोगों का जो है अच्छे से पूरा काम पूरा रहेगा तो आप लोगों के लिए ही सहूलियत रहेगी। और कक्षा 11 का पिछली बार भी बोर्ड हुआ था, इस बार भी आपका बोर्ड ही होना है। तो ये सारी बातें हम समझते हैं कि आज के उसमें आप लोगों को समझ में आ गई होगी।